इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है तो वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं एंट्री टेस्ट में आने के एंड दैट इज़ द पावर। पावर को ज़रा आपने बड़े अच्छे तरीके से इसकी टाइप्स और इसकी फॉर्मेशंस जो बन रही होंगी, फार्मूलाज डिफरेंट बन रहे होंगे, उसको आपने ज़रूर नोट डाउन करना है। हम आते हैं पावर की तरफ। ऑब्वियसली हमारा एंट्री टेस्ट में प्रूफ से कंसर्न नहीं है, इसके रिजल्ट्स आपको प्रॉपरली पता होने चाहिए। जनरल आते हैं जी पावर की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज़ द पावर का जनरल फार्मूला। पावर का जनरल फार्मूला अगर आप देखें तो वो आपके पास है W/T है। तो अगर आप देखें तो बुक में भी ये लिखा है, उसको इस फॉर्म में भी लिखा है। तो ये दोनों शेप्स आपके सामने आ सकती हैं। तो याद रखिएगा दिस इज द जनरल रिलेशन ऑफ द पावर और इस जनरल रिलेशन को ख्याल रखना है एवरेज पावर कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपके पास है इस फार्मूले को हम कहते ही क्या है, दिस इज नॉन एज द एवरेज पावर। बेसिक चीजें पढ़ते हैं फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले तो बताएं इसका SI यूनिट या यूनिट आपके पास क्या होगा। ये आपके पास ऑब्वियसली वॉट है। वॉट को आप याद रखिएगा जूल पर सेकंड से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। या अगर इन टर्म्स ऑफ द मैं CGS की बात करूं तो CGS में यही बन जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास अर्ज पर सेकंड की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी, जाहिर बात है ये कौन सी क्वांटिटी में आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ द स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में हम इसको रिलेट करेंगे। तो ये एक जनरल इसकी रिलेशन आपके पास आ जाती है। अब आपने ख्याल रखना है चूंकि ये रेशो है, इसका भी अब आपने ख्याल रखना है। तो आप याद रखिएगा ये आपके पास वर्क है और ये आपके पास टाइम है। अब आप मुझे बताइएगा कि मैं इसके लिए ग्राफिकल लैंग्वेज क्या इस्तेमाल करूं, एरिया अंडर वर्क टाइम ग्राफ या स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ। सो वर्ड आएगा क्योंकि ये रेशो की फॉर्म में है तो लफ्ज आ जाएगा स्लोप का। तो ख्याल रखिएगा स्लोप ऑब्वियसली कौन सी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट थीटा जिसे ग्रेडियंट भी कहते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस ऑब्वियसली आ जाएगा, तो वर्क आ जाएगा ओवर टाइम, तो दैट इज इक्वल टू द पावर। तो ये एक आपके पास क्वेश्चन भी बन गया। द स्लोप ऑफ द वर्क टाइम ग्राफ इज नॉन एज द पावर से आप इसको रिलेट करते हैं। अब इसकी डिफरेंट आपने ख्याल रखना है, इसकी डिफरेंट शेप कौन सी हो सकती है, ये किस फॉर्म में हो सकता है। अब इससे हमें एक और क्लैरिटी मिली, अभी लास्ट टॉपिक पढ़ के गए थे। अभी आपने कहा ना कि पावर होता है वर्क ओवर टाइम, तो वर्क का भी जनरल एक और फॉर्मेशन बन गई कि पावर इंटू टाइम। ये भी आपने ख्याल रखना है इसका कि पावर और ये टाइम कंडीशन आपके पास कैसे बनेगी कि उसका आपके पास प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क के। आगे प्रोसीड करते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे इसी फॉर्मेशन को कि पावर जो है, अभी देखें कि वर्क है, तो ये वर्क है, इसको इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम भी कह सकते हैं, ख्याल रखिएगा इसका। तो इसकी फॉर्मेशन अगर शेप बनाएं तो आपको पता फार्मूला काइनेटिक है, हाफ mv² ओवर t है। तो इसका फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, mv² ओवर 2t। तो ऑप्शन में आपके पास पावर की एक जनरल फॉर्मेशन इस टाइप में भी पूछी जा सकती है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं कौन सा फार्मूला है, तो ख्याल रखिएगा। एक और फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। पावर जारी बात है काइनेटिक है, तो ये इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम भी हो सकता है। तो पावर दैट इज इक्वल टू उसका फार्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh ओवर t आपके पास आ जाता है। तो इसका भी अब आपने ख्याल रखना है कि ये फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, ये शेयरिंग हो सकती है। फिर एक और शेयरिंग आप देखें कि पावर जारी बात अभी आपने कहा कि वर्क ओवर टाइम है, तो मैं इसको F इंटू डी से भी इसको रिलेट कर सकता हूं और ये आपके पास इस फॉर्म में भी आ सकता है। इसी तरह अब डिपेंड करेगा कुछ न्यूमेरिक, एफ की जगह ग्रेविटेशनल या कोई है तो मैं mg लगा दूं ओवर टी या mg, वही बात आ गई पोटेंशियल एनर्जी वाली। तो ये वाली, तो इस तरह की फॉर्मेशन जो है, टर्मिनोलॉजीज, फॉर्मूलाज की शेप्स जो हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन दो टर्मिनोलॉजीज का आपने प्रॉपर ख्याल रखना है कि ये वाला ख्याल रखिएगा, दिस फार्मूला इज प्योरली एप्लीकेबल। ये वर्ड अगर आ जाए, इसे कहते हैं एवरेज पावर का, इसके लिए वर्ड जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज का भी अब आपने ख्याल रखना है। आगे चलते हैं मैं इसको रिलेट करने जा रहा हूं, उसके लिए मैं वर्ड इस्तेमाल करने लगा इंस्टेंटेनियस पावर का। इसका भी अब आपने ख्याल रखना है, या इसको ये भी कह देते हैं कि पावर एंड वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो बार इंस्टेंटेनियस पावर का इंस्टेंटेनियस आ गया। ऑब्वियसली जब इंस्टेंटेनियस लगाते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा और ये आपके पास डेल्टा W ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मेंशन कर रहा हूं। ये अगर हम इसको प्रोसीड करें ओवरऑल, लाइक लिमिट आ गया डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 आ गया, आपको पता है F डॉट डी ओवर
ये आपके पास आ जाएगा। तो लिमिटेशन अगर सारा प्रूफ करने के बाद अगर इसको ही मैं अगर देखूं तो ये आपके पास पावर का जो जनरल फार्मूला एफ आ जाएगा, ये आ जाएगा डॉट और डी ओवर टी और सारा वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये आपके पास रिलेशन बनती है। स्टूडेंट्स इसका ख्याल रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। लेकिन ख्याल रखना है इसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड इस्तेमाल होता है, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर का वर्ड इस्तेमाल होता है। ये क्या हो गया? एवरेज पावर। ऑप्शंस में आ जाए व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एवरेज पावर, ये भी हो और ऑप्शन हो बोथ ए एंड बी। तो लिहाजा एवरेज के लिए सिर्फ ये रिलेशन है। और जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की तो उसके लिए प्योर आपके पास ये फार्मूला जो है वो यहां पे रिलेट कर रहा होगा। और इसकी फॉर्मेशन अगर बनाने के लिए ये डिफरेंट सिनेरियोस के ऊपर भी मेंशन हो सकता है कि एफ की जगह आपको पता है एम ए लगा दिया, ये कंडीशन भी आपके पास जो है वो बन सकती है। तो इस तरह की फॉर्मेशन और ये बस इसका ख्याल रखना कि कौन सा एवरेज पावर का रिलेशन है और कौन सा जो है वो इंस्टेंटेनियस पावर का जनरल रिलेशन है। अब मैं आपसे इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं, मुझे बताइएगा, ये क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बताइएगा द स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम ग्राफ गिव्स यू द, मैं एग्जांपल ही दे देता हूं आपको, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, चार्ली में कह देता हूं वर्क और डेल्टा में कह देता हूं पावर। तो ऑब्वियसली लफ्ज आया है स्लोप का, स्लोप लफ्ज में रेशो लेनी होती है। तो अगर याद ना रहे तो पहले लिख लें जी रेशो, फौरन क्लियर होगा, अच्छा ये तो वर्क ओवर टाइम और कुछ इस तरह का है, फौरन मुझे पता चल गया ये तो इंस्टेंटेनियस पावर की जनरल रिलेशन आ जाती है। तो इस तरह सेम एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी का भी यही फॉर्मेशन आपके पास बन रही होती है। इसमें अभी हमने बात की भी थी, दोबारा इसको देख लेते हैं। दैट इज द वर्क ओवर टाइम है, तो आपने ख्याल रखना है दिस इज द एवरेज पावर। तो यू नो दैट के जाहिर बात है कि इसका जो आपने अभी यूनिट की बात की है तो जूल पर सेकंड है। बस इसका ख्याल रखिएगा, बाज़ का हम गलती कर देते हैं कि ये टाइम जो है वो इन टर्म्स ऑफ सेकंड ही ज़रूरी नहीं होता, कि अगर ऐसा के अलावा भी देखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ जूल पर डे भी लिख सकता हूं, या जूल पर ईयर भी लिख सकता हूं, जूल पर मिनट भी आ सकता है। तो इन शॉर्ट नीचे जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, दैट इज द टाइम ही रहेगा। तो एनर्जी ओवर टाइम जो होता है जनरली वो एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसके यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पावर को। कुछ इंफॉर्मेशन है जनरल सी, वो आपको वैसे याद रहनी चाहिए। 1 हॉर्स पावर जो है वो किसके इक्वल होता है, 746 वॉट्स के इक्वल होता है। ये भी आपने इंफॉर्मेशन जनरली याद रखनी है। मैकेनिकल अगर यूनिट की बात कीजिए तो वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ द हॉर्स पावर की वर्डिंग जो है वो इसमें यूज की जाती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका कोई भी क्वेश्चन बता दूं कि जी बताओ जी 100 हॉर्स पावर जो है वो किसके इक्वल होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या बनेगा, 74600 वो वॉट्स के इक्वल आ जाएगा। अब वो इन टर्म्स ऑफ द अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, 7.46 है तो 10⁴ वॉट की में भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन फॉर्मेशन जो है वो आपके पास डायरेक्टली बन सकती हैं कि किस तरह आपके पास बनेगी। आगे अगर हम देखते हैं तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 किलो वॉट आर किसके बराबर होता है, पहले तो बताएं ये किसका यूनिट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये पावर का यूनिट है या एनर्जी का है या किसका है। ऑब्वियसली इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी, बिकॉज वॉट जब टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाए ना तो वो एनर्जी फॉर्मेशन में चला जाता है। जैसे अभी मैंने आपसे मैं जनरली शेयर किया है ये फॉर्मूले में, लुक एट दैट कि वर्क इधर रहने दें, पावर को जब टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ वर्क एनर्जी की फॉर्म में चला जाएगा। तो पहली बात तो ये हुई कि ये जो किलोवाट आवर है इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की यूनिट की में आ जाता है। खैर चेक करते हैं बाकी वैल्यू के 1 ये आ जाएगा 1000, ठीक है, वॉट एज इट इज आ गया। और अगर मैं बात करूं और में 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, क्योंकि एसआई में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 3600 ये आपके पास सेकंड आ जाएंगे। तो इन शॉर्ट 1 किलो वॉट आवर किसके बराबर हो जाएगा, 36, और ये मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपने याद रखना है 3.6 मेगा जूल के बराबर आ जाएगा। तो 1 किलो वॉट में कितनी एनर्जी होती है, 3.6 मेगा जूल के बराबर। ये एक छोटी सी असाइनमेंट आपके लिए, ये आपने खुद ट्राई करना है। देखिएगा इसको कि 1 मेगा वॉट आवर ये किसके बराबर होता है, ये अब आपने खुद ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, आप लाइव चैट के ऊपर होते हैं, टीचर्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आपने उसमें लाजमी इसके बारे में पूछ लेना है। तो ये तो था आज का हमारा ये जनरल सा टॉपिक। बस ख्याल रखिएगा न्यूमेरिकल फॉर्मेशन में F.D वी कब लगाना है आपने, और W/T और इनके वर्ड्स का ख्याल रखिएगा। दिस इज द रिलेशन जनरल फॉर द एवरेज
और एफ डॉट वी जो है इट इज फॉर द फॉर्मूला फॉर द इंस्टेंटेनियस पावर। अब चलते हैं इसके डिफरेंट कुछ एमसीक्यूज की तरफ। अब आते हैं स्टूडेंट्स, हम अभी हमने पावर का टॉपिक को डिस्कस किया, उससे रिलेटेड हम आगे आते हैं फर्दर पावर की एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, अ पर्सन कैरीज अ मास ऑफ द 15 किलोग्राम है, मास उसका है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, 10 मीटर हाई है, इन 5 मिनट्स है, ये पुट्स अ पावर इन कैरिंग। अब हाइट की बात आ गई तो हमने बात करनी है पावर की। उसी तरह पावर का जनरल फार्मूला होता है W/T, लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो वर्क की जगह आ जाएगा mgh/T की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप देखें तो इसका जो मास गिवन है दैट इज द 15 है, इसकी वैल्यू 10 कर दें, हाइट जो गिवन है दैट इज वो भी आपके पास 10 ही है, और टाइम की बात देखेंगे तो वो 5 मिनट्स है। तो मिनट्स को आपने सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दें, ऑब्वियसली इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप फर्दर जनरल कंडीशन में अगर आप कैलकुलेट करेंगे इस तरह ही कर लें, लाइक ये आ जाएगा 3 पे कैंसिल हो गया, और ये उसी तरह 2 पे गया, ये 2 और ये 5 पे कैंसिल। तो इन शॉर्ट जो आपके पास इसका आंसर आएगा, यूनिट का ख्याल रखना है, और वो आपके पास जो आएगा दैट इज द 5 वॉट। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन जो बनेगी दैट विल बी द बीटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ फोर्स अप्लाइड बाय इंजन ऑफ द ट्रेन है, एक फोर्स है और ये आपके पास इसका मास गिवन है, और चेंजेस द वेलोसिटी, ये जरा ख्याल रखिएगा, वेलोसिटी में चेंज का बताया गया है। अब स्पीड का वर्ड आ गया है, उसी तरह एंड पे लिखा है द पावर ऑफ द इंजन, वही बात है। अब मुझे पता है कि पावर का जनरल वही वाला फार्मूला आ जाएगा W/T, लेकिन जब हाइट की बात आ रही थी वर्क चेंज हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, अब आ रही है आपके पास स्पीड की बात, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम होता है, लेकिन मैंने यहाँ चेंज का लफ्ज लिखा, क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि वहां मेंशन है वेलोसिटी में चेंज, तो इसका मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो आप इसको रिलेट कर दें 1/2m, ये ऐसे कर लें, VF² माइनस VI² आ जाएगा। तो इन शॉर्ट ओवर आपके पास आ जाएगा टाइम। इसकी ओवरऑल अगर हम वैल्यूज जो है वो जरा हम पुट करके चेक करते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या क्या बन सकती हैं। लुक एट दैट, ये आ जाएगा, ऐसे कर ले, चले 1/2 कह दें। ये मास की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास अगर देखा जाए तो सर इसमें अब आपने गौर करना है, वैल्यू गिवन है 2.05। मैं इतनी हार्ड कैलकुलेशन में क्यों जाऊं? ऐसे क्वेश्चन में अपना टाइम बचाने के लिए क्या करें, शॉर्ट वे यूज करें। 2.05 मैं क्यों जाऊं, मैं डायरेक्ट 2 ना लिख दूं, बाद में देखूंगा अगर थोड़ा बहुत फर्क आ गया तो चलेगा। ये आ जाएगा 10⁻6 आ गया। अगर आप इसमें फर्दर देखेंगे तो वेलोसिटी अगर देखी जाए तो वो आपके पास है VF² यानी कि 25² माइनस, और ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अगर देखें तो मैं देखता हूं कि 5 इंटू, अब जब बात की गई है मिनट्स की तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 21 से 60 से। एक काम तो साइड पे हो गया हमारा, 10⁻6 है, और इसको देखते हैं 25 और ये कितना आ जाएगा 6, 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाय आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये इसको चाहे मल्टीप्लाई भी कर दें तो मैं यहीं पे लिख देता हूं दैट इज 300 है। स्टूडेंट्स ये जरा देखिएगा, ये आपकी वैल्यू जो ऑब्वियसली गिवन जो है वो 300 है। तो देन मैं यहाँ पे इसको रिलेट करता हूँ, ये आ जाएगा 10⁻6 आ गया, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट जो आपके पास आ जाएगी 600 डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये 300। आसान होगी कैलकुलेशन, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा जी 2 × 10⁻6। अब मैं जब यूनिट की बात करूंगा तो पावर चल रहा है तो वाट आएगा। मैंने जब ऑप्शंस को देखा तो मेरे पास उसने प्रीफिक्सेस मल्टीपल की फॉर्म में लिखा है, तो मेरा आंसर बन रहा है 2 मेगावाट। वही बात आ गई, मैं इतनी बड़ी 2.05 की कैलकुलेशन में नहीं गया, मैं सिंपल इंटीजर फॉर्म में लिखा, ये आंसर आ गया। अब आप देख लें एग्जैक्ट जब आंसर ना आए तो समझ लें उसके बिल्कुल करीब तर जो होगा वही आंसर होगा। तो मैं 2.05 से बचने के लिए वही बात, एंड पे अगर आप देखें तो 2 आंसर है, तो इसमें आप ऑप्शन में देखें ए, अल्फा, बीटा और डेल्टा में, तो आपके पास आंसर जो करेक्ट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, वो डेल्टा ऑप्शन इसका करेक्ट ही आ रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन आपके पास है 2 मेंस विद, ये आपके पास वेट है, रेशियो आपके पास गिवन दी गई है, और सेम हाइट सेम है। जनरल अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, आपको पता लग गया होगा कि फार्मूला यहाँ पे पुटअप जो आपने करना है वो mgh/T वाला रिलेशन आपने पुटअप करना है। तो हाइट तो हो गई सेम, जी की वैल्यू भी सेम है, और यहाँ पे जो बात आ रही है 2 मैन है, उन्होंने वेट्स की फॉर्म में दिया या मैसेज की फॉर्म में दिया, लाइक, या इस तरह भी आप कह सकते हैं, जरूरी मतलब कि नहीं है, ये आप WH/T भी कह दें अगर ज्यादा इसको करना है। तो वेट हाइट सेम हो गई, टाइम जो है वो उसने नीचे उसकी रेशियो दी है। तो मैं पहले इसका फार्मूला जनरल बना लूं, मुझे पता चल गया ये वेट ओवर टाइम है। प्लीज इसको समझिएगा, इट्स नॉट अ वर्क, इट्स अ
वेट, वेट का ख्याल रखिएगा। तो अब उसने उसकी पावर की रेशियो आपसे पूछी है, तो सिंपल वे में आप कर लें P1 ओवर P2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा W1 ओवर T1, W2 ओवर T2। तो इन शॉर्ट बाकी सिंपल आप अप्लाई कर दें, W1 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा T2, ये आपके पास T2 की वैल्यू बन जाएगी, ये T2 ओवर W2। ले जी, अब इनकी आपने वैल्यूज को पुट अप कर दे कि अगर आप देखें तो वेट की रेशियो है, एक आपको 5 दी है और एक आपको 3 दी है, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा आपके पास 3। अब टाइम की रेशियो दी जाएगी वो 11:9 है, 11 T1 वाला और बाद वाला जो T2 यहाँ पे है वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 की फॉर्म में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली जब आप इसको इससे कैंसिल करेंगे, ये 3 आएगा, 3 × 5 ये आ जाएगा जी 15 और नीचे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन जो आपके सामने मौजूद है अल्फा, बीटा और चार्ली में, तो करेक्ट आंसर जो आपका बना है दैट इज द चार्ली इज द करेक्ट आंसर विच इज द 15/11। जी स्टूडेंट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपके सामने एक डायग्राम आ रही है, ठीक है, और उसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एक डाउनवर्ड है 600 न्यूटन है और टुवर्ड्स डिस्टेंस की तरफ जा रही है दैट इज द 300 न्यूटन। वही बात आ गई जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ये जो डाउनवर्ड फोर्स है इसका तो कोई काम ही नहीं है। ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स जो होती है वो क्या होती है, वो एप्लीकेबल होती है। एनीहाउ मैं लास्ट लाइन पढ़ता हूँ, डाटा को हम बाद इसमें देखते हैं। और एंड में लिखा है व्हाट इज द एवरेज पावर। एवरेज पावर की जनरल फॉर्मेशन आपको मैंने बताई हुई है, वो होता है W ओवर T के इक्विवेलेंट। जब मैंने डाटा को देखा, फोर्स भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो ये आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ Fs ओवर T से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बाकी बस इसमें आपने जनरल सी इसकी वैल्यूज पुट कर दें। P इज इक्वल टू F की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज द 300 है। डिस्टेंस उसने उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जो ट्रेवल किया है दैट इज 3 है। और टाइम की अगर वैल्यू देखी जाए उसने ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 20, तो ये 0 0 से कैंसिल। 2 जो है वो किस पे कैंसिल होता है जी 15 पे, तो 15 इंटू 3 कितना बन जाएगा जी आपके पास 45 और यूनिट जो बनेगा दैट इज द वॉट। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आपके पास जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो अगर इन ऑप्शन में देखें तो दैट इज द अल्फा इज द करेक्ट आंसर। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन डिराइविंग कांस्टेंट पावर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट इस पे आपने गौर करना है। इस टाइप की रिलेशंस और इस टाइप की इंफॉर्मेशंस भी आपसे पूछी जा सकती हैं। और उसने क्या कांस्टेंट पावर है बिटवीन द डिस्टेंस। थोड़ा सा अब जनरल अगर हम इसको फॉर्मेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट किया जाए तो वो उसने ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, उसने मूवमेंट की बात की है, उसने इस तरह की इंफॉर्मेशन की बात की है। तो इन जनरल पावर जाहिर बात है आपको भी हमने डिस्कस भी किया है कि काइनेटिक एनर्जी ओवर आपके पास जो है इन टर्म्स ऑफ द टाइम है। चूंकि ये कांस्टेंट है तो जाहिर बात है अगर आप इसको इधर ले अभी देखते हैं, बहरहाल खैर ये आ जाएगा ½ mv² ओवर, ये आपके पास क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगी आपके पास T की फॉर्मेशन बन जाएगी। और इसी तरह पावर इज इक्वल टू ये 1 चले रहने दें, इसको आप m ही कर दें। अब गौर कीजिएगा वेलोसिटी की जगह मैं पुट करने लगा हूँ डिस्टेंस ओवर टाइम। ऊपर स्क्वायर है तो ये ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा, ये 2 आ गया और ये मल्टीप्लाई बाय T आ जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो P इज इक्वल टू ms² ओवर 2 × T³ आ गया। अब आप गौर कीजिएगा ये भी कांस्टेंट है, मैथ तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि s² इज प्रोपोर्शनल टू द T³ के इक्विवेलेंट आपके पास आ रहा है। तो जाहिर बात है कि मुझे सिर्फ अगर आप ऑप्शंस में देखें तो s का प्रोपोर्शनल रखा गया है, तो मैं ये कह सकता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट कह दें या टेकिंग पावर 1/2 कह दें, तो मैं क्या कर देता हूँ, ये स्क्वायर है, टेकिंग इसका चले आप इसको अंडर रूट ले लें, ये इसका प्रोपोर्शनल आ जाएगा 3 है, इसका भी चले आप अंडर रूट ले लें, तो ये आपको पता है ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। और जब अंडर रूट की बारी आती है तो हम कहते हैं अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 होता है। तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये t है, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2, तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा ख्याल रखिएगा इसका कि आपके पास जो रिलेशन बनेगी वो आपके पास ये वाली फॉर्मेशन बनती है। तो लिहाजा अगर इसमें देखा जाए तो आपका जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज द डेल्टा इज द करेक्ट आंसर।